दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए उपयोगी यहाँ पर प्रश्नों का एक संकलन है और 50 प्रश्नों का पूरा ये मामला है। 50 एमसीक्यूज आपको दिखाई देंगे जिसके माध्यम से आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज है, दोनों भाषाओं में है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों भाषाओं की वजह से समझने में आसानी होगी। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है और इसमें यह कहा गया है कि निम्नांकित में से किस स्थान से हड्डियों, मुख्यतः जो हिरण के सींग होते हैं उसके उपकरण पाए गए। हड्डियों के औजार मिले हैं, उसमें भी जो हिरण की सींग का औजार होता है वो ज़्यादा पाया गया है। ऐसा कौन सा स्थान है? पटना है, चिरांद है, सराय नाहर राय है, बेल्लारी है, या इसमें से कोई नहीं है, या एक से ज़्यादा हो सकता है। ये ई वाला विकल्प जो है ये एक जैसा ही आपको दिखेगा आगे भी। तो इसमें से कौन सा होगा? इसका हो जाएगा बी, चिरांद। चिरांद से ये पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों के लिए विख्यात था। तो आप देखकर समझ जाएंगे इसमें से कौन सा था। यहाँ महाजनपदों के नाम दिए हुए हैं। ये जितने भी हैं राज्य नहीं हैं बल्कि बड़े वाले राज्य हैं, यानी महाजनपद। पांचाल है, मगध है, काशी है और अंग है। तो इसमें से पांचाल था। इस प्रकार का जो महाजनपद था वो पांचाल था। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्नांकित में से किस दार्शनिक को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न का मतलब है गुप्त या छिपित, जो दिखाई न दे रहा हो लेकिन अंदर से हो। तो ऐसा बौद्ध किसको कहा जाता है? यहाँ दार्शनिकों के नाम दिए हैं, नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, शंकराचार्य और अश्वघोष, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसमें से शंकराचार्य हो जाएगा। शंकराचार्य को बौद्ध धर्म के जो मतावलंबी थे वो ऐसा कहते थे कि ये बौद्ध धर्म की जो महायान ब्रांच है उसको मानते हैं, उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते हैं, तो इसीलिए इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नांकित में से किसने प्रांतों में सीमित रूप से द्वैध शासन की स्थापना की? यहाँ शासकों का नाम दिया हुआ है, सभी मध्यकालीन है। तो इल्तुतमिश का नाम आता है, बलबन का नाम आता है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। और ई वाला विकल्प पहले की तरह है। तो इसमें से कौन सा होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। ये काम बलबन का था, गयासुद्दीन बलबन का ये नाम था, जिन्होंने यहाँ पे सीमित तौर पे द्वैध शासन की स्थापना की थी। सीमित था, यहाँ दायरा इसका सिमटा हुआ था। इसके बाद चलते हैं आगे। 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। किसके शासनकाल में लगभग 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और दिल्ली में ही बस गए, दिल्ली में ही अपना डेरा डाल लिया? ये किसका शासनकाल था? बलबन का था, जलालुद्दीन खिलजी का था, अलाउद्दीन खिलजी का था, मोहम्मद बिन तुगलक का था, या इनमें से किसी का नहीं था या एक से ज़्यादा का था? देखकर बताइए। तो इसका भी बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि ये जलालुद्दीन खिलजी का समय था। इसके बाद आगे चलते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी? जो सूफी समुदाय था उसकी बात की जा रही है। तो चिश्ती सिलसिला जो था उसकी नींव रखने वाला दक्षिण भारत में कौन व्यक्ति था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे, या मोहम्मद गेसू दराज थे, नासिरुद्दीन चिराग का नाम आता है, इसके अलावा शेख हमीदुद्दीन थे। इस प्रकार से ये नाम दिए हुए हैं सूफी संतों के। तो इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे बताइए। 6वां जो प्रश्न है इसका हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि ये शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे, जिनके द्वारा दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर द्वैतवादी संप्रदाय के संत के नाम आपको बताने हैं। कौन से इसमें से द्वैतवादी संप्रदाय के संत हैं? निम्बार्काचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, रामानंद है या रामानुज हैं? इनमें से कौन से हैं? या कोई नहीं है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 7वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब यह है कि ये माधवाचार्य है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के, अकबर के, बाबर के, फिरोज शाह तुगलक के, या इनमें से किसी के भी समकालीन नहीं थे या एक से ज़्यादा के थे? इसमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ए वाला। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यहाँ आप जैसा देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से किसको उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी? भारत का मैग्ना कार्टा ये उदारवादियों के द्वारा किसको कहा गया था? मर्ले विंटो सुधार को कहा गया था, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट को कहा गया, या क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया, या इसमें से किसी को नहीं कहा गया? देखकर बताइए। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, यानी ये माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो घोषणा थी इसको यहाँ पर उदारवादियों के द्वारा भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 1933 में गांधी जी ने प्रसिद्ध हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वर्धा से, साबरमती से, वाराणसी से, या पूना से, या इनमें से किसी से नहीं या एक से ज़्यादा? देखकर बताइए। तो इसका हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि वर्धा से उन्होंने शुरू किया था। ये जो स्थान था ये वर्धा था, यहाँ आप इसे देख रहे हैं। इसके बाद 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर शिमला सम्मेलन 1945 वाला जो था उसके बारे में कहा गया है कि उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? यहाँ उस व्यक्ति का नाम आपको चुनना है
जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, या गोविंद वल्लभ पंत थे, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा थे। देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये जो व्यक्ति थे ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुने जाते हैं या भाग लेते हैं। चुने जाने की बात नहीं है, भाग लेने की बात। यहाँ हमने देखा। अब ई वाला तो मिल ही नहीं रहा है, कहीं किसी भी प्रश्न का उत्तर ई के रूप में नहीं दिख रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। 12वां नंबर जो है प्रश्न का, इसमें कहा जा रहा है कि कैबिनेट समितियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं। जो कैबिनेट कमेटी होती हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, कौन सी उनकी विशेषताएं इसमें से होती हैं। और नीचे दिया हुआ है, तो 4 स्टेटमेंट है, 4 नहीं बल्कि 5 है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये ज़्यादातर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। दूसरे वाले में कहा गया है कि इनकी सदस्यता 3 से 8 तक की होती है। वे उद्भव में अतिरिक्त संवैधानिक हैं। इनकी स्थापना रूल्स ऑफ बिजनेस के अंतर्गत होती है। इस प्रकार से 4 स्टेटमेंट है। और ई वाले में कहा गया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा ई वाला। 12वें का जो करेक्ट आंसर है वो ई वाला हो जाएगा, एक से ज़्यादा इसमें सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि यदि लोकसभा का एक सदस्य राज्यसभा के लिए भी चुना जाता है, मतलब उसकी जो सदस्यता है वो लोकसभा में पहले से ही है और वो राज्यसभा के लिए भी चुना जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सीट रिक्त हो जाएगी। मतलब कोई एक सीट रिक्त होगी, ऐसा इसमें कहा गया है। अब होगी या नहीं होगी वो आपको देखना है। तो इसमें से किसकी सीट रिक्त हो जाएगी, लोकसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। यह सदस्य की इच्छा पर निर्भर करेगा, या इसमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। 13वें प्रश्न को आपने देखा, तो इसमें से ए वाला हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लोकसभा वाली जो सीट है वो रिक्त हो जाएगी। यहाँ आप प्रश्न को भी देख रहे हैं कि लोकसभा का एक सदस्य जो है वो राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है, तो वो चला जाएगा राज्यसभा में, तो लोकसभा की सीट क्या होगी, खाली हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं आगे। 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया है। यहाँ पर संशोधन जब होता है ये नंबर से होता है, तो 24वें नंबर का संशोधन है और ये 1971 में हुआ था। इसके द्वारा कौन सा अनुच्छेद संशोधित किया गया है, यहाँ नीचे दिया हुआ है। 12वां और 326वां, 13वां और 368वां, 39वां और 35वां, 35वां और 368वां। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि अनुच्छेद 13 और 368, ये वाला जो आर्टिकल 13 और 368 वाला है, ये वाला इसका सही है। इसके बाद 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वें प्रश्न में कहा गया कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं ली गई है, मतलब उससे नहीं लिया गया है, ये आपको चुनना है। तो देख लीजिए, यहाँ समवर्ती सूची की विशेषता है, या फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की विशेषता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की विशेषता है, या इसमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। इसमें आप विकल्प देख रहे हैं, बताइए कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब यह है कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया की बात कही गई है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है। बाकी जो विशेषताएं आप देख रहे हैं वो इससे ली गई हैं, तो इसमें जो डी वाला विकल्प है वो सही है। इसके बाद चलते हैं आगे, 16वें प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान कौन केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व के वितरण को संशोधित करता है। राजस्व का जो वितरण होता है उसको संशोधित करने का काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, राष्ट्रपति का होता है, संघ सरकार का जो वित्त मंत्री होता है उसका होता है, या भारतीय रिजर्व बैंक का होता है, या इसमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, इसमें से कौन सा होगा। तो 16वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब यह है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा संशोधित किया जाता है, यहाँ आप इसका विकल्प देख रहे हैं। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विवेकाधीन अनुदान अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। मतलब विवेकाधीन जो अनुदान है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है ये आपको इसमें से चुनना है। तो अनुच्छेद 275, 280, 282 या 285। ई वाला जो विकल्प है वो पहले जैसा ही है। तो 17वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसका सी वाला सही है, 282। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को आपने देख लिया। 18 में देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 छह मौलिक जो अनुच्छेद 19 है उसके 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो स्वतः ही यहाँ निलंबित हो जाते हैं। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होते हैं ये आपको बताना है। मतलब सभी मौलिक अधिकार तो यहाँ निलंबित नहीं होते हैं, लेकिन जो इसमें से गिने हुए अधिकार हैं जो कि निलंबित हो सकते हैं उनको किया जाता है। तो उसी के बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 के जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं, 352 के द्वारा होते हैं, 355 के द्वारा होते हैं, 358 के द्वारा होते हैं, या 359 के द्वारा होते हैं।
या इसमें से किसी के द्वारा नहीं होते हैं, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो कौन सा होगा? इसका हो जाएगा 18वें का सी वाला। सी का मतलब यह है कि ये 358वां अनुच्छेद है जिसके द्वारा ये निलंबित हो जाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी 19वें की ओर। तो 19वें प्रश्न में ये कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य नहीं था। मतलब यह है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम नीचे दिए हुए हैं और उनमें से कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं था ये आपको चुनना है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी 1966, पीवी नरसिम्हा राव 1991, एचडी देवगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह सन 2004, इन लोगों का वर्ष दिया हुआ है प्रधानमंत्री बनने का। और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, इसमें से कौन सा होगा? तो 19वां जो आप देख रहे हैं इसका हो जाएगा बी वाला, पीवी नरसिम्हा राव। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 को देखिए। 20वें प्रश्न में यह कहा गया है कि किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पार्स के रूप में वर्गीकृत किया है। यहाँ पर प्राइमस इंटर पार्स इस रूप में वर्णित करने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड मार्ले है, आइवर जेनिंग्स है, या एच.जे. लॉस्की है, मुनरो है। इसमें से कौन सा व्यक्ति होगा ये आपको बताना है, देख लीजिए। तो 20वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि ये लॉर्ड मार्ले। इसके बाद आगे चलते हैं। 20वें प्रश्न को हमने देखा। 21वें की ओर। 21वें में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी साइबेरिया क्षेत्र की जनजाति नहीं है? किर्गिज, एस्किमो, समोयद, युगागीर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, इसमें से कौन सा होगा? तो 21वें प्रश्न को आपने देखा, इसका हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि किर्गिज, यह जो है ये साइबेरिया क्षेत्र में नहीं पाई जाती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन पर्वत है? अल्पाइन माउंटेन का इसमें से कौन सा उदाहरण है? वॉसजेज पर्वत, यूराल पर्वत, कार्पेथियन, या ब्लैक फॉरेस्ट, या इसमें से एक से ज़्यादा या कोई नहीं, देख लीजिए। तो 22वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि ये कार्पेथियन नाम का जो पर्वत है वो है, जो कि अल्पाइन प्रकार के पर्वतों में देखा जाता है। इसके बाद 23वां, यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा नहीं है। जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं उसमें ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपको पता होनी चाहिए। जो विषुवत रेखा की ओर से चलने वाली जलधाराएं होती हैं वो प्रायः गर्म होती हैं, और ध्रुवों की ओर से चलने वाली जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी होती हैं। और जहाँ पर दोनों का संगम होता है, दोनों मिलती हैं, वहाँ पर एक अनुकूल दशा पाई जाती है जहाँ मछलियों की तादाद या जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी तादाद अच्छी होती है। तो मत्स्यन के लिए वो क्षेत्र बढ़िया होता है। फिलहाल ये ठंडी जलधारा इसमें से कौन सी नहीं है आपको बताना है। कैलिफोर्निया, सोमाली, अलास्का, या कैनरी, इसमें से कौन सी जलधारा जो है वो ठंडी नहीं है, देख लीजिए। तो 23वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें से जो अलास्का की जलधारा है ये वाली, ये ठंडी नहीं है। अलास्का की जो जलधारा है वो कैसी होती है? गर्म होती है। तो इस प्रकार से इसका सी वाला सही होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। 24वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र के पानी में लवणता के लिए एक मुख्य नियंत्रण कारक के तौर पे देखा जाता है? वाष्पीकरण, वर्षण, नदी के पानी का अंतःप्रवेश, या समुद्र के पानी का परिसंचरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, इसमें से कौन सा होगा? तो 24वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका ई वाला सही होगा, यानी इसमें से एक से ज़्यादा जो है वो जिम्मेदार होता है। कोई नहीं बल्कि उपरोक्त में से एक से ज़्यादा कारण इसमें उत्तरदायी हैं जो कि पानी में लवणता को नियंत्रित करते हैं। वाष्पीकरण के द्वारा भी नियंत्रित होता है, वर्षण से भी नियंत्रित होता है, नदी का पानी जहाँ प्रवेश करता है वहाँ लवणता कम हो जाती है, तो ये भी एक कारण है, और पानी का जो परिसंचरण होता है उससे भी ये नियंत्रित होता है। तो ये सभी जो कारण यहाँ पे हैं सभी उत्तरदायी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 25वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी का सबसे विनाशकारी प्रकार है? ज्वालामुखी विनाशकारी तो होते हैं लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं। तो इनमें से कौन सी वेराइटी है? हवाइयन, स्ट्राम्बोलियन, वोल्केनियन, पीलियन, या इसमें से कौन सा? कोई नहीं या एक से ज़्यादा, देख लीजिए। तो 25वां जो है इसका डी वाला हो जाएगा। जो पीलियन प्रकार होता है इसका कुछ भरोसा नहीं होता, ये कब फट पड़ेगा और कितना तबाही फैला देगा कुछ भरोसा नहीं है, तो इसलिए इसे ज़्यादा विनाशकारी कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्राम्बोलियन जो होते हैं वो ज़्यादा उनके अंदर दम नहीं होता है, हल्का फुल्का लावा होता है जो हमेशा ये उगलते रहते हैं। जैसे स्ट्राम्बोली को आपने देखा, ये हमेशा ही धुआं और आग पानी उगलता रहता है लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है, और जो लंबे समय तक अपने अंदर मलबा बटोर कर रखे रहते हैं, प्रेशर एकदम क्रिएट रहता है पहले से और एकाएक फट पड़ते हैं, वो ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, तो वो पीलियन प्रकार के होते हैं, डी वाला। इसके बाद चलते हैं 26वें की ओर। 26वें में देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या यूटी सबसे दक्षिणी राजधानी शहर के तौर पे यहाँ देखा जाएगा? तो पोर्ट ब्लेयर, पौंडीचेरी, कावारत्ती, तिरुवनंतपुरम, मतलब इसमें से कौन सा होगा? यहाँ नाम दिए हुए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा,
ये यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है और राज्य भी हो सकता है, देख लीजिए। तो 26वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ये तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर सबसे दक्षिणी राजधानी के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चीन से जुड़ता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पास का नाम दिया है, योंग्याप दर्रा है, दीफू दर्रा है, पांगसो दर्रा है, तुजू दर्रा है। अब इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है, देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब है ये यांग्याप दर्रा है जो कि चीन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद 28वें नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैकाल रेंज जो है उसमें सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी इसमें से मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ की चोटी, अमरकंटक या कलसुबाई या सलेहर, इसमें से कौन सा होगा। तो 28वां जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, ये अमरकंटक है। इसके बाद क्योंझर, मयूरभंज, बालाघाट, छिंदवाड़ा, भंडारा, ये किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जो क्षेत्र है क्योंझर, मयूरभंज, बालाघाट, छिंदवाड़ा वाला, यहाँ पे कौन सा अयस्क पाया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है, तांबे का अयस्क पाया जाता है, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है वो पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, या इसमें से कौन सी चीज़ पाई जाती है या नहीं पाई जाती, देख लीजिए। तो 29वां जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ये मैग्नीज का पूरा क्षेत्र है जिसके लिए ये जाना जाता है। इसके बाद 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वें प्रश्न में ये कहा गया है, यहाँ आप देख रहे हैं कि सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती और अमरावती ये किस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब ये सहायिकाएँ हैं। कौन सी मुख्य नदी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है या वैगई है, या इसमें से कोई नहीं है या एक से ज़्यादा है। यहाँ आप देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये 30वें वाले को आप देख रहे हैं, इसका हो जाएगा बी, ये कावेरी की सहयोगी है। यहाँ जो नदी का नाम आप देख रहे हैं कावेरी होगा। इसके बाद 31वें को देखिए। पृथ्वी की सतह के पास परिक्रमण करने वाले उपग्रह की जो परिक्रमण अवधि होती है वो कितनी होती है, कितने समय की होती है। 84 मिनट की होती है, 64 मिनट की होती है, 94 मिनट की होती है या 60 मिनट की होती है, या इसमें से कोई नहीं होगा या एक से ज़्यादा हो सकता है, देख लीजिए। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, ये 84 मिनट की होती है। यहाँ जो इसकी रेंज दी हुई है वो 84 मिनट की। इसके बाद यहाँ 32वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के लिए केंद्रक बल के द्वारा आपूर्ति की जाती है, और यहाँ नीचे नाम दिया हुआ है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, विभिन्न ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। कहने का मतलब यह है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति होती है उसमें एक बल होता है जो कि इन्हें गति करने के लिए विवश करता है। वो कौन सा बल होता है इसमें से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल की बात नहीं हो रही है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ही दिया हुआ है। तो वो किसकी ग्रेविटी होती है, देखकर बताइए। यहाँ 32वें को आपने देखा, इसका ए हो जाएगा, ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हमारा जो सौर परिवार है उसमें सबसे बड़ा और सबसे भारी भरकम जो तारा है वो सूर्य है, और सूर्य के ग्रेविटी में फंसे हुए जितने भी खगोलीय पिंड हैं यानी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए मजबूर हो गई हैं, वो इसकी ग्रेविटी में फंसे हुए हैं। उसमें हमारी पृथ्वी भी है और ऐसे न जाने कितने ही पिंड हैं। तो इसमें मूल जो जिम्मेदार बल है वो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। जो वस्तु ज़्यादा भारी रहेगी उसका गुरुत्व बल भी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब यम का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसके अंदर ग्रेविटी भी प्रबल होगी। तो सन का जो एम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरे सोलर सिस्टम में जो मैक्सिमम द्रव्यमान है वो सन का ही है। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरी अपनी ग्रेविटी से सबको बांध कर रखता है। तो यहाँ पहला वाला जो इसका विकल्प है वो सही होगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मतलब ये जो प्रेषित करंट या प्रेरित करंट होती है इसकी दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रेरित करंट के लिए कौन सी निर्धारण की यहाँ पे विधि है। चार्ल्स का नियम काम करता है, ओम का नियम काम करता है, फैराडे का नियम काम करता है, या लेंज का नियम काम करता है। याद रखिएगा ये लेंस नहीं है, लेंज का नियम है। तो इसमें से किसका नियम यहाँ पर काम करेगा, जिसके द्वारा जो प्रेरित विद्युत धारा है उसका अनुमापन किया जाता है। देख लीजिए, उसका अनुमापन भी किया जाता है और उसकी डायरेक्शन का भी पता लगाया जाता है, दोनों चीज़ें। तो 33वां आप देख रहे हैं, इसका डी वाला होगा। ये लेंज का नियम है जिसके द्वारा इसे तय किया जाता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद चलते हैं आगे, ये 33वां हमने देखा। 34वें को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। बेरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, देख लीजिए। तो 34वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है ये इसमें सफ़ेद पेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 35वें प्रश्न को देखते हैं। 35वें प्रश्न में ये कहा गया है कि किस प्रक्रिया में सिस्टम और आसपास के बीच की गर्मी का आदान प्रदान संभव नहीं होता है। मतलब जो इसमें निकाय होता है या सिस्टम होता है उसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान बाहर की ओर नहीं होता है, न बाहर की ऊष्मा अंदर जा सकती है। ऐसा कौन सा निकाय होता है। ये आइसोथर्मल होता है, आइसोबैरिक होता है, आइसोकोरिक होता है, या एडियाबैटिक होता है। इसमें से कौन सी विधि होगी।
35 ये ऊष्मागतिकी वाला नियम यहाँ काम करेगा थर्मोडायनेमिक्स का, तो कौन सा होगा? 35 का हो जाएगा डी वाला। ये एडियाबैटिक यानी जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसके तहत होता है। रुद्धोष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्मा को अवरुद्ध कर दिया गया है, यानी अंदर जो ऊष्मा है वो अंदर ही रह जाएगी और बाहर वाली जो है वो बाहर ही रह जाएगी। यहाँ कोई लेन देन नहीं होगा, और लेन देन नहीं होगा तो इसको कहा जाएगा कि ऊष्मा को अवरुद्ध किया गया है, यानी रुद्धोष्म है। तो ये एडियाबैटिक वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इस प्रकार का जो थर्मस या फ्लास्क होते हैं उसमें किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या डच धातु की रचना है? यहाँ पे डच धातु का या डच मेटल जिसे आप कहते हैं उसकी संरचना में क्या क्या होता है ये आपको बताना है। तांबा और टिन होता है, तांबा और जस्ता होता है, तांबा और निकिल होता है, तांबा और सीसा होता है, या इसमें से कोई नहीं होगा? देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 36 का वो हो जाएगा बी वाला, तांबा और जस्ता। इसमें जो डच मेटल में मिलाया जाता है वो तांबा और जस्ता होता है। इसके बाद 37 में कहा गया है कि सेल में विकोल्स का कार्य करता है। जो विकोल्स होते हैं उनका कार्य कौन सा करता है, मतलब इसमें से किसका इसमें नाम लिया जाएगा? यह सेल के अंदर जो विकोल्स होते हैं उनका काम क्या होता है ये पूछा गया है। थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ दिक्कत हुई थी। यहाँ एक से ज़्यादा विकल्प आपके सामने हैं, कुल मिलाकर 4 है और 5वां वाला तो पहले से ही आप देख रहे हैं। तो पहले वाले में कहा गया है कि यह आस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, ये पहला इसका काम है। दूसरे वाले में कहा गया है कि यह जहरीले चयापचयी जो कचरे होते हैं उनका संग्रहण करता है। इसके बाद पशु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में ये बड़ा पाया जाता है। इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो 37वें को आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई वाला। ई का मतलब ये है कि इसमें एक से ज़्यादा सही है। एक से ज़्यादा सही होने का मतलब समझ रहे हैं? ए बी सी, यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों ही सही है, ये तीनों ही इसके काम होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 38वें प्रश्न को देखिए। केसर यानी जो सैफरॉन होता है वह पाया जाता है, किस चीज़ से पाया जाता है ये आपको बताना है। कली से निकलता है, जड़ से निकलता है, पत्तों से प्राप्त होता है, या फूल का जो स्टिग्मा होता है उससे प्राप्त होता है, या इसमें से किसी से नहीं मिलता, या एक से ज़्यादा से मिलता है। तो 38वां जो है उसे आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। फूल का जो स्टिग्मा होता है उससे ये पाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 39 को देखिए। नींबू का छोटा पत्ता किस तत्व की कमी के कारण होता है? नींबू का जो पत्ता होता है वो छोटा किस तत्व की कमी से हो जाता है? तांबे की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, बोरान की कमी से, या पोटेशियम की कमी से, या इसमें से एक से ज़्यादा, या किसी की भी कमी से नहीं। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, जो तांबा यानी कॉपर की कमी से ही हो जाता है। और सिर्फ नींबू ही नहीं बल्कि जो सामान्य तौर पे जितने भी पौधे होते हैं उनमें छोटी पत्तियां या सिकुड़ी पत्तियां, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पत्ती का इतना बड़ा आकार है तो वो आकार पूरा लेगा लेकिन उसके बाद सिकुड़ जाएगा, गोल मटोल हो जाएगा, या पूरा फैल नहीं पाएगा। तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं वो कॉपर की कमी से होती हैं। इसके बाद चलते हैं। और इसमें देखिए ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा चाहिए होता है। थोड़ा सा अगर आप डाल देते हैं तो उतने में पौधा स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद आगे इसमें अगले प्रश्न को 40वें को देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको बताना है। जितने भी विटामिन होते हैं या वाइटामिन जिन्हें आप कहते हैं तो उनके रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्रायः आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़ा घुमा कर पूछे जा रहे हैं तो वहाँ रासायनिक नाम दिया रहता है। तो यहाँ कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है, टोकोफेरॉल होता है, या फिर फाइलोक्विनोन होता है, या रेटिनॉल होता है, या इसमें से कोई नहीं होता, या एक से ज़्यादा होगा। देख लीजिए। तो 40वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी वाला होगा। टोकोफेरॉल कहा जाता है इसको, विटामिन ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41वें प्रश्न में कहा है कि मेनिंजाइटिस, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होती है, दिमाग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, या गला प्रभावित होता है, या इसमें से कोई नहीं? देख लीजिए। तो 41वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ये दिमाग को प्रभावित करता है। इसमें जो दिमाग की ऊपरी झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। पहली भारतीय पनडुब्बी इसमें से कौन सी है? INS चक्र है, INS विक्रांत है, INS कलवरी है, या INS अरिहंत है? इसमें से कौन सी पनडुब्बी होगी बताइए। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये INS कलवरी है, इसका नाम जो है ये INS कलवरी है। इसके बाद 43 अंतरा। ये जो अंतरा है ये प्रसिद्ध एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? ईरान की है, जापान की है, जर्मनी की है, या इंडोनेशिया की है? इसमें विकल्प आप देख रहे हैं और ई वाला विकल्प भी है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि इंडोनेशिया, यहाँ जो नाम है इंडोनेशिया का नाम होगा। इसके बाद 44 इसमें कहा जा रहा है कि 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? यहाँ अजंता की गुफाओं का नाम दिया है, एलोरा की गुफाओं का नाम दिया है, आगरे के किले का नाम दिया है, और ताजमहल का नाम दिया है। ये 4 इमारतों के नाम या स्थापत्यों के नाम दिए हुए हैं।
और उसके बाद ई वाले में कहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो जो 44वां है इसका ई वाला ही होगा, यानी जितने इसमें दिए हैं वो सभी होंगे। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, यानी ये चारों ही यहाँ पर शामिल किए गए थे। तो इसका ई वाला सही है, यानी उपरोक्त सभी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 45वें को देख लीजिए। 45वें में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेना मुख्यालय से सही रूप से मेल खाता है। पश्चिमी कमान सेना का जो हेडक्वार्टर होता है, तो यहाँ पर वो कहाँ स्थित है ये दिया हुआ है। तो पश्चिमी कमान जो उसकी है वो चंडीगढ़ में है, उत्तरी कमान उधमपुर में है, पूर्वी कमान कोलकाता में है, दक्षिणी कमान जो है वो पुणे में है, और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, ये भी विकल्प है। तो 45 का कौन सा होगा। देखिए इसका भी ई हो जाएगा, इसमें जितने हैं वो सभी सही है, ये चारों ही, और इसलिए ई को हम चुनते हैं। इसके बाद 46 में ये कहा गया है कि बिहार का पहला मॉडल ग्रामीण अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर बनाया जाएगा। पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में या भागलपुर में, या इनमें से किसी में भी नहीं। देख लीजिए। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि मुजफ्फरपुर, इसका जो नाम है वो मुजफ्फरपुर का होगा। इसके बाद आगे 47 को देखते हैं। तो 47 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनन क्षेत्र में राजस्व संग्रह लक्ष्य के क्षेत्र में शीर्ष पर है। मतलब ये कौन सा जिला है बिहार का, बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि वह खनन के क्षेत्र में राजस्व कलेक्ट करने में सबसे पहले स्थान पर है। यहाँ जमुई का नाम दिया है, बांका का नाम दिया है, किशनगंज का नाम है और मुंगेर का नाम है, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। देख लीजिए। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये जमुई है, जिले के तौर पे अगर देखा जाए तो जमुई क्षेत्र है। इसके बाद 48वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। संज्ञेय अपराध के संदर्भ में बिहार की रैंक क्या है। जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बिहार कौन से रैंक पे है। 20वें स्थान पे है, 21वें स्थान पे है, 22वें पे है या 23वें पे है। देख लीजिए। तो 48वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, 23वें स्थान पे है। इसकी जो रैंक है यहाँ पे 23 है, इसे आप देख लीजिए। इसके बाद 49वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ हमने 48वें को देखा। 49वें में ये कहा गया है कि बिहार में पहले थैलेसीमिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। थैलेसीमिया डे केयर सेंटर इसका नाम है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया। PMCH पटना में किया गया, सरदार पटेल अस्पताल मुजफ्फरपुर में किया गया, सरकारी अस्पताल जहानाबाद में किया गया, मधेपुरा का सरकारी अस्पताल वहाँ पर किया गया, या इसमें से कहीं नहीं किया गया। देख लीजिए। तो 49 जो है इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये मधेपुरा का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ पर किया गया। इसके बाद अंतिम और 50वें नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिए। फ्लोराइड मुक्त पानी पाने के लिए कितने जिलों की घोषणा की गई है। मतलब फ्लोराइड मुक्त जो जल होता है, फ्लोराइड एक प्रकार की घातक अशुद्धि है जो कि नुकसानदेह, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो यहाँ उससे मुक्त पानी पाने के लिए कितने जिलों की घोषणा की गई है। और यहाँ पर नाम दिया गया है 10, मतलब ये संख्या है 10 जिले हैं, 11 जिले हैं, 12 है या 13 है, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका हो जाएगा बी वाला। 11 जिलों के लिए इसको घोषित किया गया है। यहाँ पर 11 जो संख्या है वो सही है। और यहाँ तक हमने जो 50 प्रश्नों का संकलन था उसे पूरा किया है। और तब तक के लिए नमस्कार।